हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का पॉलिटी का पार्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने संविधान में बहुत सारे पार्ट पढ़ लिए हैं। इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने राष्ट्रपति को पढ़ा था, उसके बाद उपराष्ट्रपति को। आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे अंत तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, जिससे ये चैनल और आगे बढ़ सके। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता दें कि जितने भी जी के रिलेटेड एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसे पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका का एक नाम मात्र का हेड होता है। और भारत में वो कौन है? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी हैं। हमारे राष्ट्रपति महोदय जी को कार्यपालिका का हेड माना जाता है। लेकिन वास्तविक हेड किसे माना जाता है? तो प्रधानमंत्री को। तो नाम मात्र के हेड हैं हमारे प्रेसिडेंट। ये नाम मात्र के तो हेड हैं, लेकिन इनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन उन शक्तियों का यूज ये अकेले नहीं करते हैं। जो संसद में मंत्री होते हैं, बहुत सारे मंत्री होते हैं, उनके सहयोग से ही राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का यूज करते हैं। तो इनकी शक्तियों को समझने के लिए आप लोगों को मंत्रिपरिषद में दो अनुच्छेद को ध्यान में रखना है। अनुच्छेद नंबर 74। अनुच्छेद नंबर 74 में कहा गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी होंगे वो क्या करेंगे? तो मंत्रिपरिषद का चयन करेंगे। मंत्रिपरिषद का चयन कौन करेंगे? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे। और अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 में है कि मंत्रिपरिषद के हेड कौन होंगे? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे। तो फ्रेंड्स, जितना हम लोगों ने अभी देखा एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो आज हम लोगों का चैप्टर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल। तो ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या होता है? तो केंद्र में जो कार्यपालिका है उसका ही पार्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। और हम लोगों ने अभी देखा कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि कार्यपालिका में एक नाम मात्र के हेड होते हैं, जो भारत में है हमारे प्रेसिडेंट जी। प्रेसिडेंट जी नाम मात्र के तो कार्यपालिका के हेड होते हैं, लेकिन इनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन उन शक्तियों का यूज वो अकेले नहीं करते हैं। जो संसद में मंत्री होते हैं उनके सहयोग से ही राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का यूज करते हैं। और हम लोगों ने दो अनुच्छेद देखा। अनुच्छेद नंबर 74 में है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय जी होंगे, जो होंगे वो मंत्रिपरिषद का चयन करेंगे। लेकिन मंत्रिपरिषद के जो हेड होंगे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी होंगे। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो मंत्री होंगे मंत्रिपरिषद में, उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो उनकी नियुक्ति यहाँ से आप लोग देखिए, अनुच्छेद नंबर 74 प्रेसिडेंट महोदय जी होंगे, जो वो मंत्रिपरिषद का चयन करेंगे। मंत्रिपरिषद के जो हेड होंगे वो प्राइम मिनिस्टर जी होंगे। इनकी नियुक्ति, जो मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी ही उनकी नियुक्ति करेंगे। शपथ कौन दिलाएंगे? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय जी ही दिलाएंगे। त्यागपत्र, जो मंत्री लोग होंगे वो त्यागपत्र किसे देंगे? तो प्रेसिडेंट को देंगे, राष्ट्रपति को। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो मंत्री चुने गए होते हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है वो सही से नहीं करते हैं। इससे जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि आप इनको कहिए कि ये अपना त्याग पत्र दे। तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति जी उनसे त्याग पत्र ले लेते हैं। तो नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। त्याग पत्र वो किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति जी को देते हैं। अब देखिए, किसी भी मंत्रिपरिषद का मंत्री होने के लिए उनके अंदर कौन सी योग्यता होनी चाहिए? क्या वो लोकसभा के सदस्य होने चाहिए या राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए या दोनों के सदस्य होने चाहिए? तो मंत्री बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए या तो वो लोकसभा के सदस्य हो या तो राज्यसभा के। दोनों में से यदि वो एक के भी सदस्य हैं तो मंत्री बनने के योग्य हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि चुनाव होता है और जो व्यक्ति होते हैं उम्मीदवार, उनको जो है
वो बन नहीं पाते हैं, उनको उतना वोट नहीं मिल पाता। लेकिन ये प्रधानमंत्री को लगता है कि ये व्यक्ति जो है मंत्री बनने के योग्य है, तो वो क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और वो उन्हें बना देते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें 6 माह के अंदर, इसके लिए उन्हें 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनकर दिखाना होता है। अगर वो नहीं बन पाते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। ऐसे में ज़्यादातर लोग तो राज्यसभा के ही सदस्य बन जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ये नहीं ध्यान रखना है कि वो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य 6 माह के अंदर बनकर दिखाएं, नहीं तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए या तो वो राष्ट्रपति के सदस्य, या तो वो लोकसभा के सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य हो। उसके बाद है कि ये जितने भी मंत्री लोग होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो देखिए, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के, उनकी मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अब देखिए, उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकसभा जो है वो जनता का लोकप्रिय सदन है। इसमें जो जनता होती है वो प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर इसमें मंत्री को चुनती है। इसलिए सामूहिक रूप से जितने भी मंत्री लोग होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होते हैं? तो राष्ट्रपति। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो लोकसभा के। लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 में है कि राष्ट्रपति महोदय जी मंत्रिपरिषद का चयन करेंगे, और अनुच्छेद 75 में है कि मंत्रिपरिषद के जो हेड होंगे वो हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे, और जितने भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जी ही दिलाते हैं। उसके बाद है त्यागपत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। योग्यता क्या होनी चाहिए? वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक सदन के सदस्य हो सकते हैं, और उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से लोकसभा के और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के। अब हम लोग देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, और नंबर 3 होते हैं उप मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री जो होते हैं इन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाता है। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि गृह मंत्री होते हैं, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, उसके बाद गृह मंत्री, विदेश मंत्री। तो जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत ही आते हैं। जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाता है। और राज्य मंत्री को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक तो कुछ मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं, यानी कि इनका सहयोग करते हैं। और दूसरा जो होते हैं ये राज्य मंत्री में 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कुछ मंत्री कैबिनेट मंत्री का सहयोग करते हैं, और दूसरे जो होते हैं इन्हें स्वतंत्र प्रभार बोला जाता है, यानी कि इन्हें स्वतंत्र रूप से कुछ कार्य करने के लिए दिया जाता है। लेकिन वैसे तो इन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं कहा जाता, यही कहा जाता है। और तीसरे जो होते हैं उप मंत्री, इन्हें प्रशासनिक कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रशासनिक कार्य। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। और कैबिनेट मंत्री में जो होते हैं इन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाता है, जैसे गृह मंत्री, रेल मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री। और इसमें राज्य मंत्री में 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो कुछ मंत्री को इसलिए भी नियुक्त किया जाता है कि वो जो है कैबिनेट मंत्री की सहायता करे, और कुछ स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। और उप मंत्री में प्रशासनिक कार्य करते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि कितने मंत्री किसमें नियुक्त किए जाते हैं। तो देखिए, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है
कि 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह बताया गया है कि केंद्र में जो मंत्री होंगे वो लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होंगे। बस इसमें आप लोगों को यही ध्यान रखना है। इसमें निर्धारित नहीं किया गया है कि किसमें कितने मंत्री होंगे, बस यही बताया गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा कि केंद्र में मंत्री जो होंगे वो लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होंगे। अब इसके बाद आप लोग इसे देखिए, एक फिगर में ऐसे देख सकते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री और उसके बाद इसका बड़ा स्वरूप देखेंगे तो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट के बाद हम लोग देखेंगे तो राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के बाद हम लोग देखेंगे तो उप मंत्री। तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और इसे ही कहा जाता है मंत्री परिषद। क्या कहा जाता है? मंत्री परिषद कहा जाता है। और वास्तव में मंत्री परिषद के किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास पात्र प्रस्ताव आ जाता है और वह पास हो जाता है तो पूरे मंत्री परिषद को ही त्याग पत्र देना पड़ता है। तब ऐसे में क्वेश्चन बनता है कि यदि मंत्री परिषद के किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास पात्र आता है और वो पास हो जाता है तो त्याग पत्र किसे देना होता है? सिर्फ उस मंत्री को जिसके लिए वो आया था या पूरे मंत्री परिषद को? तो ऐसे में ऑप्शन दिया जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा कि पूरे मंत्री परिषद को ही क्या होगा, अविश्वास पात्र प्रस्ताव आया और वह पास हो गया तो पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। यह क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिए। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या आता है इसमें से, मंत्री परिषद के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग लोकतंत्र समझते होंगे तो यह आप लोग खुद से ही जानते होंगे कि मंत्री परिषद के कार्य कौन कौन से होते हैं। मंत्री परिषद का सबसे पहला कार्य होता है राष्ट्रपति की सहायता करना, राष्ट्रपति की सहायता करना। दूसरा होता है विकासात्मक कार्यों को करना, विकासात्मक कार्यों को करना। और ये कितने अपने कार्य में सफल होते हैं या 5 साल बाद जनता स्वयं ही चुनाव में सिद्ध कर देती है, और वास्तव में यही लोकतंत्र होता है। और तीसरा होता है बजट पेश करना, इनका कार्य। और चौथा होता है नीति का निर्माण करना। और बहुत सारे आप लोग लिख सकते हैं स्वयं से लोकतंत्र यदि आप लोग जानते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति की सहायता करना, विकासात्मक कार्यों को करना, बजट पेश करना और नीति का निर्माण करना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंट होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। मंत्री परिषद और मंत्री मंडल। तो देखिए, यदि हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और इसमें सिर्फ 2 ही होते हैं, एक तो होते हैं प्रधानमंत्री और दूसरे होते हैं कैबिनेट मंत्री। इसमें होते हैं कैबिनेट, उसके बाद राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लगभग 70 से 75 लोग होते हैं, 70 से 75 मंत्री होते हैं, कभी कभी 70 से 80 मंत्री भी होते हैं, लेकिन इसमें लगभग 20 ही मंत्री होते हैं, 10 से 20 मंत्री होते हैं इसमें 70 से 75, इसमें 10 से 20। और शक्ति की बात करें तो इनके पास शक्ति अधिक होती है, इनके पास शक्ति अधिक होती है और इनके द्वारा ही इन्हें शक्ति मिलती है।
क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो काफ़ी बिजी रहते हैं, तो कभी कभी तो क्या होता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री बैठकर ही बहुत सारे क्या होते हैं कि नियम हम बना लेते हैं, उसके बाद यह इनके पास जाता है और इन्हें कहा जाता है कि ये करना है। तो जो शक्तियाँ हैं वो मंत्रिमंडल से ही मंत्रिपरिषद को मिलती है। तो इसमें क्या क्या होता है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इसमें से प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, इसमें 70 से 75 लोग होते हैं, उसमें लगभग 10 से 20 लोग ही होते हैं। इनके पास शक्तियाँ जो है वो मंत्रिमंडल से ही आती हैं, इनके पास शक्तियाँ अधिक होती हैं। इनका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है, लेकिन मंत्रिमंडल का जो है वो संविधान में, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। 44वें संविधान संशोधन के तहत या संविधान में लाया गया या मूल संविधान में नहीं था। अब इसके बाद आप लोगों को सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि एक होता है किचन कैबिनेट। क्या होता है? किचन कैबिनेट। कभी कभी यह वर्ड आ जाएगा किचन कैबिनेट तो आप लोग फंस जाएंगे। या क्या होता है कि कभी कभी जो बहुत महत्वपूर्ण कानून होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कुछ लागू करना होता है प्रधानमंत्री को, तो क्या करते हैं कि अपने घर में ही कुछ कैबिनेट मंत्री को और एक प्रकार से कह सकते हैं कि फैमिली मेंबर्स को, फैमिली फ्रेंड्स को इकट्ठे होकर क्या करते हैं, नियम बना लेते हैं और वह सबको बाद में ही पता चलता है। तो आप लोग समझने के लिए ये ध्यान में रख सकते हैं कि किचन से मतलब घर होता है, किचन, घर में ही किचन होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किचन कैबिनेट का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री कभी कभी महत्वपूर्ण जो कुछ नियम होते हैं वो घर में ही, नियम नहीं एक प्रकार से कुछ लागू करना होता है, महत्वपूर्ण होता है, तो क्या करते हैं कि घर में ही कुछ कैबिनेट मंत्री को और फैमिली फ्रेंड्स को मिलाकर उसे बना लेते हैं। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।